चलिए, वेक्टर में सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी, एनी क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, एनी क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज के बाद दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। तो किसी वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए बार, ए के ऊपर एरो। ठीक है, ऐसे किसी वेक्टर का डिनोशन ऐसे होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकलता है। क्या निकलता है? मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ऐसे लिखा जाता है। पहले तो मॉड, देखो मॉड के अंदर, ठीक, ये होता है तरीका। किसी वेक्टर में दो चीजें होती है, जैसे ये बनाया ना, तो एक इसका होता है, ये क्या होता है? टेल, और ये होता है इसका हेड। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर। ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, लिखते रहिए साथ साथ। डन। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डालिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के अलग अलग टाइप होते हैं जिसमें वेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, एक करके टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे भी बहुत सवाल आता है। ठीक है, सबसे लिखो इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर में लिखो टू वेक्टर्स having same magnitude and same direction। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। अंडरलाइन करो सेम वर्ड को और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वर्ड को। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम बोलेंगे ये दोनों वेक्टर कैसे? इक्वल वेक्टर। ऐसे लिखते हैं इक्वल वेक्टर को, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। इतना ही है। अगला लिखो, अगला लिखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगला लिखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। हाँ, नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर टाइप में निपटाते हैं ना फटाफट। किसी वेक्टर का अगर नेगेटिव निकालना है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, डन। इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव कहने का मतलब होगा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन उल्टी होगी। डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी। ठीक है, तो कहने का मतलब ए वेक्टर, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये माइनस ए वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइनस ए वेक्टर। अपोजिट है ना बस डायरेक्शन, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अगर कंडीशन क्या है ध्यान देना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ना ऐसे, लिखो अगला। ठीक है, हो गया। अगला लिखे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स लिखे, डेफिनेट द वेक्टर्स which are along the same line, which are along the same line or along the parallel lines, or along the parallel lines, which are along the same lines or along the parallel lines are called collinear vectors,
आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब ऐसा, इधर देखो, एक वेक्टर ये था, ए वेक्टर लेट अस सपोज, इधर देखिए दूसरा वेक्टर कोलिनियर को, जब ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल होंगे, है या नहीं है, एक लाइन इमेजिनरी लाइन बना लो यहाँ, तो दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है ना, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। क्या वेक्टर बोलेंगे, कोलिनियर, जो एक लाइन के क्या हो, एकदम पैरेलल। बात आई समझ में, ठीक है। ये क्या अंडरलाइन करो जो लिखा है वो वर्ड, अलोंग द सेम लाइन और अलोंग दी पैरेलल लाइंस। एंटी पैरेलल होता है उनको, अभी लिखाएंगे वो, ठीक है। इसके नीचे लिखो, लिखिए। अब इसके अंदर दो, ध्यान सुनना, कोलिनियर के अंदर दो कैटेगरीज आती है, एक होते हैं पैरेलल या फिर जिसको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। पैरेलल या फिर लाइक वेक्टर। पैरेलल या लाइक वेक्टर मतलब इधर देखो, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है। दोनों वेक्टर ए और बी लाइक वेक्टर है। रीजन, ध्यान सुनना, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। बीच का एंगल कितना है, 0। तो आपका एंगल से याद रखना है, थीटा 0। समझ में आया। और अगर हमें बनाना है इसका दूसरा एंटी पैरेलल, कौन सा, एंटी पैरेलल, या फिर इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। ये कौन से वेक्टर होते हैं, ये वाले वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर ऐसे में जा रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर इस तरफ चले जाए, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 थोड़ी होगा, इनके बीच का एंगल होगा 180। कितना होगा, 180। एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, तो बीच का एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो इस टाइम पे थीटा होता है 180। सीधा लिखो इसे, अपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों की, तो एंटी पैरेलल होगा। बनाओ फटाफट। हो गया। अगला लिखो कोप्लेनर वेक्टर। अगला लिखो कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे बन सकते हैं। जैसे बोर्ड है ना, इसमें मैं बना दूं वेक्टर, ठीक है, कितने वेक्टर बना दो, वो सब क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन पे बनते हैं, किस पे बनते हैं, एक प्लेन पे। तो लिखिए टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम प्लेन, विच आर ऑन द सेम प्लेन। अंडरलाइन करो सेम प्लेन वाले वर्ड को, लिख दिया, लिख लिया सब कुछ। अगला लिखिए, अगला लिखिए कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को बोलते हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इधर देखो, एक पॉइंट ए है, ए से एक वेक्टर निकला, इसका नाम ए बी वेक्टर हो गया। ए से एक और वेक्टर निकला, इसका नाम ए सी वेक्टर हो गया। अगर किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम है, क्या सेम है, इनिशियल पॉइंट, दिखना इधर आ जाओ। द वेक्टर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, द वेक्टर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। आ जाओ, दिखेगा नहीं वहां से, वो एंगल ही खराब है, मुझे पता है ना। स्पून दे दो उसको, कुंडी लगा, कुंडी लगा दे। लिखो, लिख दिया, स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ये डायग्राम लिखो, एग्जाम डायग्राम बनाना है, ए बी और ए सी, ठीक है। द वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट, जिसका इनिशिएशन वेक्टर सेम है, इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अगला लिखिए, लिख दिया। अगला लिखिए को टर्मिनस वेक्टर। लिखो को टर्मिनस, को टर्मिनस, लिखो को टर्मिनस। द वेक्टर्स, द वेक्टर्स which ends at the same point। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं, which ends at the same point, जिनका एंड पॉइंट सेम होता है। जैसे यहाँ से एक वेक्टर चला और यहाँ से भी एक वेक्टर आया, यहाँ से भी एक वेक्टर आया, ऐसा, या यहाँ से भी एक वेक्टर आया, है ना। तो सारे ये वेक्टर क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे ऐड हो रहे हैं ना, एंड हो रहे, खत्म हो रहे, तो उनको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। बात आई समझ, द वेक्टर्स व्हिच एंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। डायग्राम जो एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं।
हो सकता है, कैसे भी उससे मतलब नहीं, ठीक है। को इनिशियल को टर्मिनल समझ में आ गया। को इनिशियल मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, को टर्मिनल जो एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एक लिखो, हटा दो, अगर लिखो नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर लिखो। लिखिए, द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, एंड इज इन एनी डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, एंड इज इन एनी डायरेक्शन। उसको बनाते कैसे हैं, ध्यान से देखना इधर, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जीरो होता है, जीरो के ऊपर ही वेक्टर का सिंबल होता है, जीरो वेक्टर सिंबल होता है, जीरो या नल वेक्टर, ठीक है। सिंबल करता है, क्यों करता है, जरूरत पड़ती है इसकी आगे जगह, डायरेक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला लिखिए, ठीक है। अब लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट, हटा दूं, लिखो यूनिट वेक्टर, एंड डाली यूनिट वेक्टर, एंड डाली यूनिट वेक्टर। इधर देखिए, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है, पहली तो ये बात याद रखना। यूनिट वेक्टर होता क्या है, ऐसा वेक्टर जिसकी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड होता है 1। जैसे एक वेक्टर था, बहुत बड़ा सा वेक्टर था, इधर देखो, ए वेक्टर था, बहुत बड़ा था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैंने इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, मतलब मैं एक ऐसा वेक्टर निकाल रहा हूँ इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट। जैसे आपने बचपन में सवाल करे होंगे, मैंने कहा 100 टॉफी खरीदी आपने 500 रुपए की, और आपको बाद में किसी के लिए निकालने, तो एक की वैल्यू निकालते हो ना, वैसे ही यूनिट वेक्टर, क्योंकि आगे जाके एक दो सवाल ऐसे भी देखे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर को ए कैप से। किससे नोट करते हैं, ए कैप से। इसका जो फॉर्मूला होता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइड करना है, इसको बात आई समझ। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड इट इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला लिखिए कैलकुलेशन का, एंड इट इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला लिखो, ठीक है। डन, हो गया ना। अब देखो इसका होता क्या है, याद ध्यान से सुनना। एक वेक्टर था, ए वेक्टर, मैं आपसे कहूं इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जो 10 यूनिट का होगा। आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा वेक्टर निकालना है जो कितने यूनिट का होगा, 10। कुछ नहीं करते, पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं, एक की वैल्यू आ जाती है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से। अभी हम करेंगे सवाल, बात आई समझे। चलिए, ये हो गया ना क्लियर, ठीक है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वेक्टर का एक और टाइप लिखो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्योंकि जब तक ये नहीं आते होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यहीं से असली टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली वेक्टर्स की असली कहानी यहीं से स्टार्ट। तो बात ऐसी है कि आपको पता है, बस 3 एक्सिस होती है, कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, सही है। डन। अगर 3 एक्सिस है तो यहाँ पे ये देखा गया है कि हर एक एक्सिस में एक छोटा छोटा यूनिट वेक्टर मान लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा एक्स एक्सिस में छोटा वेक्टर है वो आई कैप है, ऐसी वाई एक्सिस में छोटा वेक्टर जे कैप है, और जेड वेक्टर में के कैप है। तो बात ऐसी है कि किसी भी वेक्टर में तीनों एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, तीनों एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, और मैंने लिखा इसमें 5i, क्या लिखा, 5i कैप। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में 5 यूनिट चला, एक्स एक्सिस में कितना चला, 5 यूनिट, तो 5i लिख दिया। इधर देखो ध्यान से, 5i लिख दिया।
5i मतलब आई की वैल्यू 1 होती है ना, तो 5 स्टेप छोटे छोटे लिए उसने आई करके। बात आई समझ में? उसी तरीके से अगर मैंने लिखा -7j, इसका मतलब चला तो अभी भी y में ही, लेकिन नेगेटिव चल रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने +6k, मतलब z एक्सिस में कितना चला, 6 यूनिट। बात आई समझ में? चलता है, ठीक है, तो वही क्लियर। और इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री, देखो 90 हमने पढ़ा है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, याद है आप लोगों को? तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में 90 बनाते हैं ना, एक्स वाई के साथ बनाएगा, वाई जेड का जेड एक्स के साथ, ठीक है, तो ये होता है ऐसा। अच्छा, अभी ध्यान से इधर देखो, अब आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे। इधर देखो, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, और फॉर्मूला बहुत सिंपल, √5 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, फिर +6 का स्क्वायर। बात आई समझ में? कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, निकाल सकते हो? 25 + 49 + 36, सही है। प्लस करके बताओ फटाफट कितना आ रहा, करो 100 का कुछ भी सुनो, कितना आ रहा? √110, ठीक है, कर लोगे कैलकुलेशन, कोई परेशानी? ये आ गया इसका यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड, या फिर कभी कभी इसको लेंथ बोलता है। क्या बोलता है? लेंथ। जैसे सवाल आया, एक वेक्टर दे दिया, बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, निकल जाएगा। अच्छा, इसी का यूनिट वेक्टर पूछता तो हम कैसे करते? देखो, यूनिट वेक्टर भी निकल जाता है, a कैप इक्वल टू a वेक्टर, फॉर्मूला बताया था ना भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? 5i -7j + 6k, तो डिवाइड कर देंगे इसको √110 से, सबके नीचे √110 आ जाएगा, नोट करिए। डन हो गया, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट, सवाल सुनना ध्यान से, व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, क्या बोलोगे? तो 6 होगा। स्केलर कौन सा होता है? सिर्फ नंबर जो होता है उसको स्केलर कंपोनेंट कहते हैं, और बोलता है वेक्टर कंपोनेंट तो आप बोलते हैं 6k। बात समझ में आई? ये छोटी छोटी बात है। अच्छा, इसी में अगर आपसे ये पूछता कि आप ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो और ए की डायरेक्शन में हो, दोबारा सुनना सवाल, एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो और ए की डायरेक्शन में हो, तो कुछ नहीं करना, जो ए कैप की वैल्यू आई ना, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और हमें 10 के निकालनी, तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, तो हम ये निकालते फिर 10 ए कैप। बात आई समझ में? सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 50 अपॉन √110 आई कैप, -7 10 70 √110 जे कैप +60 अपॉन √110 के कैप। बात आई समझ? ये भी कॉन्सेप्ट, तो पूरा वेक्टर के बारे में इतनी बातें होती हैं। क्लियर? नोट करना है कुछ इसमें से, लिखना चाहते हो तो लिख लो, एग्जांपल वगैरह लिखना है, फटाफट लिखिए, लिखिए जल्दी। ठीक है, डन। जल्दी लिखो यार प्लीज, ताकि हम पढ़ा पाए बहुत सारा। हो गया, बता दे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है पोजीशन वेक्टर का, है तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। पोजीशन वेक्टर रास्ते में चलते फिरते याद हो जाएगा तुम्हें। पोजीशन वेक्टर बात ऐसी है कि अगर कोई पॉइंट है P, इधर देखना, बस देख लो फिर समझ जाओगे, 2 -3 और 4 ऐसा पॉइंट है, और इसका मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, P वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -3j कैप +4k कैप। पता है ना, ये x y z को डिनोट करता है, तो उसके साथ i आएगा, j आएगा और k आएगा, तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। क्लियर? अच्छा, कभी आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, तो आप कुछ नहीं करना, PQ वेक्टर अगर आपको निकालना है कभी भी, ठीक है, देखते रहना इधर, अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, PQ वेक्टर निकालना है, सॉरी, तो कुछ नहीं करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q में से माइनस कर देना पोजीशन वेक्टर ऑफ P। बात आई समझ में? Q में से किसको माइनस कर दो? P, ठीक है, कि मान लो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है,
और आपसे कह रहा है PQ वेक्टर निकालो, इसके पॉइंट भी आपको पता है, मान लो 1 2 3, इसके पता है आपको 5 -6 7, ठीक है, तो इसके निकाल सकते हो ना। Q वेक्टर के क्या आएगा, इसका आएगा कितना, IJ I2J 3 के, यही होगा इसका पोजीशन वेक्टर। P वेक्टर Q का क्या होगा 5i - 6j + 7 के। और आपको अगर PQ वेक्टर निकालना है तो पहले Q के रखने पड़ेंगे। Q के क्या क्या है बताओ, 5i - 6j + 7 के, और माइनस Q के P के क्या है, ये वाले, यही तो है इसकी वैल्यू, यहाँ रख देंगे बस। अब दोनों को क्या कर देंगे, चलो आ जाएगा, सब आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब आएगा, देखो तुम बस। किसका, चलो ठीक है। अब माइनस कैसे करते हैं, I वाला I के साथ माइनस होता है, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। जैसे 5i में से 1i माइनस होगा, क्या बचेगा, तो बचेगा 4i, और फिर 4i और -8j, और 7 - 3 प्लस का 4 क्या, समझ में आया। I वाला I वाले के साथ हुआ, J वाला J के साथ, वाला K के साथ। नोट करिए फटाफट, जल्दी नोट करिए, ठीक है। लिख दिया पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। एक लिखो अगला, पोलर वेक्टर्स। देखिए पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स में लिखो द वेक्टर्स which have the vectors which have a starting point, which have a starting point, the vectors which have a starting point or a point of application, or a point of application। कि कभी आप बोलते हो ना जैसे फोर्स है, दोबारा बोलता हूँ, हेडिंग द पोलर वेक्टर की डेफिनेशन है द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस पॉइंट पे अप्लाई हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब आपके पोलर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखो, लिखो वेलोसिटी, फोर्स, एंड डालिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फटाफट। क्या कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर दो वेक्टर है, ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, बनाओ डायरेक्शन, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है, तो जो अगला वेक्टर बनेगा इन दोनों को जोड़ने वाला, ऐसा आर वेक्टर, ये होता है ए प्लस बी वेक्टर। फटाफट लिखिए, लिखो, हाँ बेटा, क्या उल्टा हो जाएगा, लिखो, लिखो, इसके नीचे लिखो, इफ द टेल ऑफ बी वेक्टर, if the tail of b vector is joined to head of a vector, if the tail of b vector, TIL, TIL, if the tail of v vector, tail of v vector is joined to head of a vector, then vector joining a vector, then vector joining tail of a vector to
to head of B vector will be resultant तो ऐसा वेक्टर जो दोनों को जोड़ता है रिजल्टेंट will be resultant वेक्टर तो यही कह रहा है अगर आप कभी भी जोड़ो ए वेक्टर के जो हेड है उससे बी वेक्टर की क्या होनी चाहिए टेल, ठीक है। तो जो ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों की हेड और टेल को कनेक्ट करेगा वो क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ऐसा अगला लिखो, ठीक है। इसके डेरिवेशन भी तो होगी तुम्हारे स्पेस में आते तुम्हें सिलेबस में हो गया पढ़ लिया चलो करते डेरिवेशन करवा ही देते देखो डेरिवेशन करते हो डायग्राम बनाओ तभी आएगा समझ ये करके लिखो फटाफट लिखो सबके सब तभी आएगा ट्रायंगुलर लॉ तभी लिख भाई तेज नहीं बनना लिख ट्रायंगुलर लॉ कर रहे हैं जो है चलो बनाओ डायग्राम ठीक है एक पीक्यू वेक्टर है मेन वेक्टर ठीक है बनाओ ना डायग्राम वेक्टर तो मैं और भी मानूंगा डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि आर वेक्टर कोई और होता है ना भाई समझ रहे ए वेक्टर यहाँ बी वेक्टर यहाँ हाँ भाई इन ट्रायंगल पीएमएन आ जाओ ट्रायंगल पीएमएन में लगाओ पाइथागोरस ठीक है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम लगाइए pn स्क्वायर इक्वल टू हाँ थ्योरम बता रहा प्लस 7 स्क्वायर लगाओ लिखना
लिख दिया, ठीक है। अब देखो Pn क्या है, Pn क्या है, आर वेक्टर, तो आर स्क्वायर। अच्छा Pm को देखो, Pm है PQ प्लस QM, यही है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस QM का स्क्वायर प्लस MN। नोट करो फटाफट, देखो लिखो, चेंजेस लिखते रहेंगे फटाफट, ठीक है। इसको अब यहीं रोक दो, बेस्ट इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगेंगे तुम्हारे करने में काम, वो ये है, ओ लिखना है, चेक करूंगा दोबारा, मैं लैपटे बजाऊंगा भयंकर। चलो अगला, cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कौन है इसके लिए, बेस कौन है QM और हाइपोटेन्यूस QL, तो QM अपॉन QL लिखे, चले गए। और QN आपके पास B वेक्टर था ना, QN B था, लिखता रहिए, तो cos थीटा इक्वल टू Q में से रहा, QN की जगह आपने रख दिया B, तो QM की वैल्यू आ गई यहाँ से B cos थीटा, ठीक है। लिखो लिखते रहो, ठीक है। एक QM निकल जाएगा यहाँ से, एक हमें MN भी निकालना है, तो MN भी हम सेम इसी ट्राइंगल से निकालते हैं, तीनों ही यूज कर रहे हैं, इसको मैं छोटा कर, चलो आओ लिखो, हमारे पास देखो कौन निकालना है, MN आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, QM बेस था तो cos लगाया, MN परपेंडिकुलर तो साइन लगेगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है QM, इसकी जगह साइन थीटा इक्वल टू रख दिया MN अपॉन B, सही है ना, तो MN इक्वल टू B साइन थीटा। अब इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, नोट करो फटाफट साथ साथ, ठीक है। यूज इन फर्स्ट, सबकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं, इसका डायग्राम का काम खत्म ऑलमोस्ट, इसको यहाँ ठीक है, जरूरत पड़ी तो बाद में देख लेंगे। ए यार क्या हुआ, बोले आर स्क्वायर इक्वल टू A प्लस QM की जगह हमने रख दिया B cos थीटा का स्क्वायर, और MN की जगह आया B sin थीटा का स्क्वायर। अब वैल्यूज रखिए और सॉल्व करिए इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही होगा, प्लस 2AB cos थीटा। ये तो नहीं बताना कैसा है, इतना दिमाग तो है तुम्हारे अंदर, कितने टेक्नो तो मैंने तुम्हें पढ़ाई रखी, जिसने पढ़ी है A स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, B स्क्वायर कॉमन आएगा, B स्क्वायर कॉमन आएगा, ज्यादा पढ़ लिया ना उसने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, आया समझ में, ये तो पढ़ा ही आप लोग। तो R की वैल्यू आ गई यहाँ से अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, छापिए फटाफट, ठीक है हो गया। अगर R की डायरेक्शन निकालनी हो, ठीक है, तो उसके लिए इस एंगल को अल्फा मानते थे, पता है ना, ठीक है, और यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं अगर डायरेक्शन की बात हो, ठीक है, तो tan अल्फा कितने का, परपेंडिकुलर कौन होगा tan अल्फा के लिए MN, और बेस कौन होगा PM सर, यही होगा, ठीक है, वैल्यू रख देना,
टेन अल्फा इक्वल टू एम एन कितना है, बी साइन थीटा अभी निकाला था, पी एम कितना है, ए प्लस क्यू एम कितना था, बी कॉस थीटा, बस ये आ गया। तो टेन अल्फा आर पे डिपेंड करता भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए हो गया, लिखिए फटाफट। हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये सब तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, अब आते हैं आगे की कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लिखा, लिखो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें लिखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिखिए, if a vector and b vector, if a vector and b vector are represented by, if a vector and b vector are represented by two adjacent sides of, if a vector and b vector are represented by two adjacent sides of a parallelogram, as adjacent side of parallelogram, if a vector and b vector are represented by adjacent sides of a parallelogram, then diagonal passing through, their intersection point, then the diagonal passing through their point of intersection, will be the resultant vector, तो यही कह रहा है पैरेललोग्राम में, यही कहता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेललोग्राम के दो साइड्स को डिनोट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, दो साइड्स को, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, जो डायगोनल होता है ना, जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ना, इंटरसेक्शन, डायगोनल इधर से बन सकता है, आपको कौन सा देखना, इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वो डायगोनल रिजल्टेंट का काम करता है, किसका काम करता है, रिजल्टेंट, लिख दे, विल बी द रिजल्टेंट, डायग्राम नहीं हो गया, थोड़ा सा टेढ़ बना, ये एंगल अल्फा होता है, फटाफट बनाओ यार, टाइम वेस्ट मत करो, सेम फॉर्मूले इससे भी आते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम फॉर्मूले आते हैं ना, चलो थोड़ी आएगा, और यहाँ पे 10 अल्फा भी आता है, क्या आता है 10 अल्फा, क्या था फॉर्मूला 10 अल्फा, बोलो क्या,
ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। नोट करो क्यों होगा कुछ भी। पहले हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, फटाफट करेंगे खत्म। आती है या करवानी है? करा दूं, बताओ किस किस को करनी है, हाथ खड़े करो सब। छोड़ो क्यों टाइम वेस्ट करना, हाथ खड़े कर दिया करो सब। चलो भाई चलो मना कर रही हो, नहीं कर रही करवान। चलो बता, थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा सुन लो ध्यान से, ठीक है। सेम इसी तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे बस एक फर्क होता है, वो ये होता है डायग्राम यही है, बस यहाँ से ज्वाइन होते हैं ऊपर को, ठीक है। ऐसा होता है ना, क्योंकि कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये भी तो एक बी वेक्टर ही है, ये चीज भी तो बी वेक्टर को कॉपी कर रहा है, क्योंकि पैरेलल है और इक्वल वेक्टर होता है, ठीक है। ठीक, हाँ। और ये वाला सेम फिगर काम करता है, थीटा होता है, सेम चीज है, उसमें कुछ अलग थोड़ी है, ठीक है। कुछ अलग नहीं है उसमें, ठीक है। डेरिवेशन भी सेम है, कुछ अलग नहीं, थोड़ा सा उसमें पीजीटी लगती है, ठीक, कुछ अलग थोड़ी है पीजीटी। करवाना होगा तो बता देना, नहीं करवाना तो छोड़ो, बता दो। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा लिखो। लिखो, अ बॉडी is simultaneously given two velocities. A body is simultaneously given two velocities. One 30 meter per second east, one 30 मीटर ईस्ट, एक वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट साइड में, एंड अदर 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। कौन सा 70 वाला? एक नॉर्थ है एक ईस्ट है, ये ईस्ट है 30 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, पहली बात तो, ठीक है। और हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने आर का फॉर्मूला भी लिखा भी था, आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या था, आर स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसमें दोनों वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट बीच में जा रहा है ना, तो ए मान लो ये है, ये दिस इज ए, दिस इज बी, बताइए आंसर। 30 का स्क्वायर 1600, यही होगा 900 प्लस 1600, और यहाँ पे ये cos 90 होगा, क्योंकि बीच का एंगल 90 है ना इन दोनों के, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल ही तो होता है, तो वो 90 है, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो 2500 आ जाएगा, और बाहर आके 50, तो आंसर होगा 50 मीटर पर सेकेंड। और कौन सी डायरेक्शन होगी, तो बिल्कुल बीच में होगी इसकी डायरेक्शन। बात आई समझ में, ठीक है। और अगर हमें ये एंगल निकालना है रिजल्टेंट का, ये भी निकाल सकते हैं हम, पता है ना, भी बताया था आप लोगों को, निकाल सकते हैं, tan अल्फा रख के भी तो सकते। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा का फॉर्मूला देखो, अपॉन a प्लस बी cos थीटा, तो क्या फॉर्मूला रख सकते हैं अब इजीली, रखता आंसर क्या, तो 90 वाला फॉर्मूला चेंज आ जाता है। हाँ भाई, तो वो कर देना ना, वो आ जाएगा, वो कॉट बीटा है, हो जाएगा ये, हटा दूं, समझ आएगा कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा बनाते हैं, क्या किसको जाने की जल्दी हो रही है, एक फोर्स, एक क्वेश्चन लिखो। चलिए एक चीज देख लीजिए,
एक हैंड डालो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं कि इस साल काम आएगी चीजें, अगले साल भी काम आती है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इनको, ठीक है। देखना ध्यान से, इधर देखो, है तो बेसिक कॉन्सेप्ट, पर समझ लो कि मान लीजिए एक फोर्स थी, सुनते नहीं, पता नहीं क्या अपने चलाते रहते हैं, ठीक है, और अच्छे समझते हो। एक बॉडी है जिसमें मास है, ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स जो आपने लगाई, मान लो लेट अस सपोज ये लग रही है एट एन एंगल थीटा विद द सरफेस, कितने एंगल पे लग रही है, थीटा पे, ठीक है। अब आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो या तो एक्स में होगी या कहीं और होगी, ठीक है, यही तो होगी दोनों डायरेक्शन में, किसी में भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में पहले हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर फोर्स निकालना चाहे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो याद रखना ये बेस पे लग रही है ना फोर्स, बेस पे, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि बेस में कौन होता है, कॉस। बाकी डेरिवेशन बेस के पर सिंपल सी बात देख लो, सॉल्यूशन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अगर मुझे परपेंडिकुलर में लग रही होगी तो क्या होगा उस केस में, देखिए ये होगा, तो इस केस में आपका जो एफ वाई आएगा विल बी एफ साइन थीटा, क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो वेक्टर ऐसे रिजॉल्व करे जाते हैं, क्या करे जाते हैं, रिजॉल्व। जैसे आप लोगों को याद होगा एक वेज वाला सवाल होता है ऐसे करके, ठीक है, इसमें एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है ऐसे, ठीक है, और आप ऐसे करके लाइन बनाते हो और ये वाला एंगल थीटा होता है, तो इस केस में एम जी कॉस थीटा हो जाता है ना, और ये इस तरफ ऐसे कुछ एंगल होता है, कुछ हो सकता है, ये एम जी साइन थीटा, बात आई समझ में, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल हम टैकल करेंगे, आपको बस इतना रखना, अरे आपको ये सीखना है कि जो एंगल बेस के साथ टच है, किसके साथ टच है, बेस के साथ, जैसे बेस के साथ ये वाला लाइन टच है ना, तो ये वाली लाइन एक्स पे काम करेगी, यानी cos थीटा पे काम करेगी, बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो sin थीटा परपेंडिकुलर, ठीक है। बस इतना रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि रिजोल्यूशन करने के बाद ओरिजिनल फोर्स का कोई काम नहीं रह जाता, ध्यान रखना। ये जब हम रिजोल्यूशन कर देते हैं वेक्टर का, तो वेक्टर की दो डायरेक्शन पता लग जाती है, फिर फोर्स का कोई काम नहीं है, उस चीज का कोई काम नहीं रह जाता, ठीक है। दो वेक्टर को ऐड करना आता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अगर कंपोनेंट की बात करें कंपोनेंट फॉर्म में, तो आई वाला आई के साथ माइनस, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, ठीक है, कराते हैं, उसमें दो आते हैं डॉट और क्रॉस। हैंड डालो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, हैंड डालो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब दो वेक्टर क्या होते हैं आपस में, चलो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी कहानी आपको तगड़ी होनी चाहिए, तभी फायदा है आप लोगों को, वरना तो कोई फायदा है नहीं पढ़ने में, क्योंकि 12वीं में भी काम आता है ना बहुत ज्यादा, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं ध्यान से। तो दो प्रोडक्ट के तरीके होते हैं, वन इज डॉट एंड वन इज क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। रीजन बिहाइंड, डॉट वेक्टर को हम डॉट स्केलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आंसर आता है लास्ट में वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कोई नंबर आता है। बट क्रॉस या प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वहां पे आपके पास क्या आता है,
एक नया वेक्टर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एक नया वेक्टर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब सिंबल्स की बात करते हैं। तो ए डॉट वेक्टर को हमें लिखते हैं ऐसे, डॉट वेक्टर को ए डॉट वी, फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी कॉस थीटा। अगर यही ए क्रॉस बी के लिए भी काम करता है तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वी साइन थीटा और एन कैप, एन वेक्टर नहीं एन कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अब ये होता है जैसे मान लीजिए दो वेक्टर, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर मेरे हाथ में, देखा ये दो वेक्टर है, ठीक है, एक ए है एक बी है, दो इधर देखो। तो जो एन वेक्टर होगा ना, मतलब जो नया वेक्टर आएगा ना ए क्रॉस बी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर, दोनों के, ध्यान रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है आपके वेक्टर, तो जो परपेंडिकुलर नया वेक्टर आएगा क्रॉस करने वो जेड एक्सिस में बनेगा। बात आई समझ में? ठीक है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए वो एन कैप यहाँ पे डिनोट करता है परपेंडिकुलर वेक्टर को। ठीक, कॉस थीटा, थीटा क्या होता है? थीटा इनके बीच का एंगल है, ए और बी के। यहाँ पे लिख दें थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का। लिख लो। ठीक है, इसके बारे में लिखना हो तो लिख दो ना, यूनिट वेक्टर along यूनिट वेक्टर along perpendicular of A and B, along perpendicular of A and B। हो गया? अब छोटी मोटी बातें इधर ही खत्म करते हैं ताकि दूर न जाना पड़े ज्यादा। लिख लिया नहीं? चलिए, इसके बाद ये जो होता है पहला पॉइंट, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी बराबर होता है किसके? बी डॉट ए के। ठीक है, कम्यूटेटिव होता है। ये कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, उल्टा माइनस साइन होता है। क्या होता है? माइनस। अगला ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। पता है डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब? अभी बात है आपको अगले साल, अगर आपने वेक्टर अभी अच्छे से पढ़ लिया मुझसे तो शायद आपका एक मैथ्स का चैप्टर अभी कवर हो जाता है। मैथ्स में फिर से आएगा वेक्टर। ठीक है, ठीक है, डन। बना कैसे? अब लिखिए, इधर देखिए, छोटी मोटी बातें बड़ी बातों से हम अभी वाक़ा रखते हैं। इधर आइए, देखिए ध्यान से। अगर कभी आई डॉट आई हुआ या जे डॉट जे हुआ या के डॉट के हुआ तो उसको समझते कैसे? बड़े ध्यान से सुनना, अभी नहीं सुनोगे मार खाओगे। पहले आई डॉट आई का मतलब समझो। आई डॉट आई मतलब जैसे, सुनते नहीं ना, दिक्कत तो ये है आई डॉट आई। अभी हमने पढ़ा है कैसे खुलता है, इधर देखो। आई डॉट आई कैसे खुलेगा? मॉड ऑफ आई कॉस। कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? जीरो। कोई वेक्टर कोई लाइन ऐसे लेटी हुई, इसके ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो एंगल कितना बनेगा? जीरो, कॉस जीरो। अब इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, सबकी वैल्यू वन 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 होगी, आंसर वन आएगा।
बात आई समझ में? अब ये 1 1 क्यों है? तो ये यूनिट वेक्टर थे ना, और हमने कहा था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ये मैग्नीट्यूड ही तो लिखा है ये डब्बे के अंदर, क्या लिखते हैं? सब 1 समझ में आया क्यों है? तो याद रखना आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, इनकी वैल्यू आती है 1। अगली बात, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, कुछ भी हो अलग अलग के साथ अगर डॉट होते हैं, जैसे दो वेक्टर है, आई डॉट जे का मतलब क्या समझोगे? आई डॉट जे का मतलब होगा मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, और बीच का एंगल। बीच का एंगल क्या होगा? आई कौन से एक्सिस में? एक्स में। जे कौन से एक्सिस में? वाई में। बीच का एंगल 90, तो कितना होगा? cos 90 रखोगे, cos 90 कितना होता है? 0। समझ में आया? तो सेम सेम होंगे तो आंसर आएगा 1, और अलग अलग होंगे तो आंसर आएगा 0। इसीलिए आपको याद होगा दो वेक्टर होते हैं, अगर ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 5k, और एक होता है बी वेक्टर 6i प्लस 7j माइनस 4k, और आप निकालने बैठते हो ए डॉट बी, तो टीचर क्या बोलता है? आई वाले को आई से करो, जे को जे से, के को के से, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब वो आई को जे के साथ करने जाता है तब आंसर 0 आ जाता है, देखा ना? या जे को के साथ करने जाता है तो आंसर क्या आ जाता है? 0। ठीक है, तो सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ। कॉन्सेप्ट डन। तो 2 6 जा 12 प्लस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 जा 20, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे हुआ ये? हो गया। अगला, हो गया ना? अच्छा, इसके बाद इधर देखिए, अगर कभी हम बात करें इसमें भी, अगर आई क्रॉस जे निकालने बैठते हैं या जे क्रॉस के निकालने बैठते हैं, अब इनका भी तो तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम इजी वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। इधर देखो, फटाफट देखना। अरे जितनी बातें करोगे उतना टाइम लगेगा। मेरा देखो, मेरे पास भी टाइम नहीं, मेरी भी अभी 12th की क्लास है, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब इसका मतलब क्या है? इधर देखो, आई क्रॉस आई अगर निकालने बैठे हो तो मतलब मॉड ऑफ आई बताया था अभी, फिर मॉड ऑफ आई, फिर कॉस साइन है। बहुत बढ़िया, यही देखा था। साइन क्या? 0। बीच का एंगल 0 होगा ना। आई कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। दोनों सेम सेम है ना, आई आई, तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। बाई कुछ ही मल्टीप्लाई हो, तो सेम सेम वालों का आंसर क्या आता है? 0। डन। अब अलग अलग वालों के लिए क्या याद रखना? अलग अलग वालों के लिए आपको याद रखनी साइकिल आई जे के। पढ़ी होगी आपने भी, ऐसी पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। नहीं पढ़ी तो चलो मैं सिखाता हूँ, आओ। ये है, दिख गया? अब कभी आपको आई क्रॉस जे करना हो, क्या करना हो? आई क्रॉस जे। ये साइकिल दिख रही? इधर एक बार ध्यान से देखो, देखो देखो, घुमाओ ना। नहीं, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ आ रहे हो, बच कौन गया? के। आप एक बार बताओ, आप इस एरो की डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, आई के बाद जे में ही आ रहे हैं ना, और एरो भी इधर को चल रहे हैं, तो मतलब आपका के आएगा। पर अगर आप जे क्रॉस आई निकालोगे तो जे से आई उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा, आंसर बचा हुआ के तो आएगा, पर ये माइनस का आएगा क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में गए। जैसे एक और देखो, के क्रॉस आई निकालने बैठे, पहले बताओ बच कौन गया? जे। आंसर जे तो आएगा। आप के से आई में जा रहे, सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, के से आई की तरफ, एरो की तरफ ही तो जा रहे, तो ये सही है। लेकिन आई क्रॉस के निकालोगे तो वो माइनस। ये कॉन्सेप्ट फटाफट लिखो जितना जल्दी हो सके, स्पीड में। हटा दूं? लिख लिख।
तो दो वेक्टर का क्रॉस मैंने आपको करके दिखाया, डॉट करके दिया था। अब उन्हीं दो वेक्टर का मैं आपको क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। इधर देखो, तो ए वेक्टर है फटाफट 2i प्लस 3j माइनस 4k, अगर ऐसा है। बी वेक्टर है, बी वेक्टर है 2i 3j 6 7 माइनस 4 6i प्लस 7j माइनस 5, ऐसा है मान लो कुछ भी, ठीक है। आपको इन दोनों का क्रॉस करना, आज क्रॉस करना भी सीख लो, ए क्रॉस बी, ठीक है। तुम्हें कैसे सिखाया, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। हाँ डिटर्मिनेंट ही बोलते उसको। आई को छुपा के इन दोनों को मल्टीप्लाई। चलो देखो, चलो सिखाते हैं, फटाफट देखना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जिसको नहीं आता है तो देखो कैसे करना है। पहले ए वाले लिख दो, 2 3 माइनस 4 6 7 माइनस 5, समझ में आया। आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला, ठीक है। अब करते क्या है, आई लिखो, आई और इसको छुपा दो, बच क्या गया। उसको देखो 3 माइनस 4 7 माइनस 5 चलेगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस ऐसे याद रखना, ठीक है। तो आई के आगे प्लस आया, अब जे के आगे आएगा माइनस, क्या जे के आगे माइनस, ठीक है। अब जे को छुपा दो, क्या बचेगा बताओ, जे को, जे के ऐसे ऐसे, तो 2 बचा, 6 बचा, माइनस 4 माइनस 5, तो 2 6 माइनस 4 माइनस 5। फिर के में प्लस, के को छुपाओ, 2 3 6 7, 2 3 6 7, समझ में आई बात। छुपाना है बस, छुपाना। जैसे के को छुपाना है तो के की कॉलम और के की रो को छुपा दो, जो बच गया वो लिख देना, जैसा बच गया लिख दिया। अब बताइए क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 माइनस 5 माइनस 15, यहाँ पे बीच में एक माइनस आता है। फिर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना आता है, माइनस 28, माइनस माइनस प्लस 28, क्लियर हुआ। फिर माइनस जे, फिर से देखो एक और बार, 2 माइनस 5 माइनस 10, फिर माइनस 6 4 जा माइनस 24 होगा, माइनस माइनस प्लस 20, क्लियर हो रहा है। प्लस के, इसमें क्या आएगा बताओ जरा फटाफट, 7 दूनी 14 माइनस 6 3 जा 18, क्लियर। सॉल्व कर दो, सिंपल मैथ। 28 माइनस 15 कितना होता है, 13, 39। इसमें 14 जे माइनस का और फिर माइनस का 4, ऐसे बनता है। देखो इसमें आंसर एक वेक्टर आया ना, तो इसीलिए एक वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, और वो स्केलर प्रोडक्ट। थोड़ा जल्दी लिखो। तो वेक्टर हो गया आपका फिनिश, वेक्टर समझ में आ गए पूरे, ठीक है, हो गया। हाँ जी लिखो लिखो। चलिए, तो हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जनरली आप तक अभी तक आपने ये पढ़ा था कि कोई बॉडी है, उसको आप एक एक्सिस में मूव करा रहे थे, कौन से एक्सिस में, एक। जब ये मोशन एक्स और वाई दोनों एक्सिस में होने लग जाए, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के लिए आपने एक फुटबॉल को किक करा, ठीक है। तो फुटबॉल किक करोगे तो भाई वो आगे भी जाएगी, ऐसे तो जाएगी, तो आगे को भी फ्लो करेगी और ऊपर भी तो जाएगी, ठीक है। अगर आपने किसी को किक करा फुटबॉल को, तो ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी। अगर किसी चीज का मोशन एक्स और वाई एक्सिस दोनों में होता है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और इस टाइम पे आपको पता है सीधा तो किक करोगे नहीं, कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ही ना। तो उसी एंगल पे हम लोग किसी एंगल पे कभी किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से मोशन करवाते हैं किसी, इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लिखिए डेफिनेशन।
Definition लिखिए, a type of motion, a type of motion in which an object is thrown, in which an object is thrown, an object is thrown with, an object is thrown with, is thrown with an angle, with an angle, with the horizontal, with the horizontal. तो ये कहता है कि मान लीजिए ये आपके पास दो चीजें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, ठीक है, और आप किसी एंगल पे किसी चीज को प्रोजेक्ट करता है ऐसे, ठीक है, दोबारा बनाते हैं अच्छे से। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो इसने बनाया ही है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कोई ना कोई एंगल बनाया ही है। लेट अस सपोज ये वाला एंगल, ये वाले के बाद ये वाला एंगल थीटा है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई एंगल तो बनाया है ना, फिगर बनाइए, देखिए करके सारी चीज समझते हैं। लिख लिया? अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक रेंज होता है, एक हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट, एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, कितना टाइम लगा यहाँ से इनिशियल से फाइनल पहुंचने में, मैक्सिमम कितनी हाइट तक होगा या मैक्सिमम कितनी रेंज ट्रेवल करेगा, उन सबके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज प्रूव करते हैं कि ये जो पाथ है वो एक पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है? पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन सब बच्चों ने पढ़ी है, सब बच्चों को इतना पता है कि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, मतलब जिस बच्चे ने पढ़ा है कोनिक थोड़ी बहुत, पैराबोला में ये देखा गया है कि एक क्वाड्रेटिक होता है और एक क्या होता है, लीनियर, मतलब एक स्क्वायर पावर होती है, एक की पावर 1 होती है, ठीक है। कैसे अभी हम प्रूव भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, एग्जाम का सवाल ऐसा आएगा, लिखो प्रूव दैट the path of the projectile motion, prove that the path of projectile motion is parabolic, प्रूव करो कि ये जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक। कैसे होगा देखते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले कुछ 2-3 काम और करते हैं। लेट अस सपोज इसकी इनिशियलिटी u है। कल हमने पढ़ा था ना, इस कंपोनेंट को ux बोलेंगे, ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस, ध्यान से देखना, बाद में पढ़ना, ये ui है। कल हमने पढ़ा था ना ux uy क्या होता है, पढ़ा था। जो बेस के साथ बनता है तो ux जो होगा वो होगा u cos थीटा, चलेगा। बेस के साथ जो वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है वो cos में तो होता है, और जो परपेंडिकुलर का होता है वो क्या होता है, देखो uy इक्वल टू u sin थीटा, लिखते रहिए। अच्छा, एक लाइन और लिख लेना, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है वहाँ एक लाइन और ऐड कर देना। दिस मोशन will be under the gravitational force। ये मोशन किसके अंडर होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर। ठीक,
चलिए यहाँ पे दो चीजें ए एक्स और ए वाई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स में ही मूव कर रहा है और वाई में मूव कर रहा है ना। यहाँ पे ए एक्स और ए वाई दो चीजें आने वाली है। एक्स क्या होगा? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में एक बात बताओ, अभी हमने लिखा जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स एक्सिस में लगती है कि वाई एक्सिस में लगती है? वर्टिकल मोशन में लगती है। तो इसीलिए हमने कहा कि एक्स जो होगा वो तो भाई जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप सब फोर्स जो लग रही है वो ग्रेविटेशन लग रही है, और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? जीरो। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है वो हमारा जी लग रहा है। कितना लग रहा है? जी। वाई डायरेक्शन में जी काम करेगा ना। अच्छा, इतना अब हम सबको पता है, इतना हम पढ़े लिखे हैं सबके सब लोग, आप तो हो ही खैर, कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, इधर देखिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस जी काम करता है, और जब नीचे आता है तो प्लस जी। तो इसलिए हमने दोनों लिख दिया, प्लस माइनस जी। बात ही समझ इतने लिखे, साथ साथ फटाफट लिखिए। लिख लिया? तो सबसे ज्यादा स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन पाथ की, ठीक है, कि पाथ प्रोजेक्टाइल था वो डेरिवेशन पे आता है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन। पहले हम एक्स डायरेक्शन पे काम शुरू करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स। जो चीज समझ में नहीं आएगी पूछना, प्लीज पूछिएगा प्लीज। जब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, आप सबको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब एक्स डायरेक्शन की बात होगी तो सब कुछ एक्स में ट्रीट होगा, ये एक्स, ये एक्स, ये भी एक्स। टाइम तो होगा नहीं, टाइम तो सब में सेम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, इसमें से आपको वैल्यू कौन कौन सी पता है? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो एक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है। यू एक्स की वैल्यू कितनी है चेक करो, खुद रखो। यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए एक्स कितना है? जीरो, और टी स्क्वायर। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि एक्स की वैल्यू आई यू टी कॉस थीटा। कोई परेशानी किसी को नहीं है तो लिखो। क्या हो भाई यार, एक तो बात बताने क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? ये आपको आगे हेल्प करेगा। लिख लिया आप लोगों ने? चलेगा यहाँ तक? अब चलिए फॉर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन भी सेम काम करना है, लिखो फॉर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के लिए अगर आप सेकंड इक्वेशन लगाओ तो सेकंड इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलेगा? देखिए इसकी जगह वाई वाई आ जाएगा, सब में आ जाएगा ना। एस वाई की जगह कितना आ जाएगा? वाई कंसीडर कर लेते हैं। यू वाई कितना हुआ? यू साइन थीटा टी, और बताओ प्लस माइनस जी टी स्क्वायर। चलेगा? है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब एक बार बताओ, टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू क्या रख सकते हैं बताओ? यहाँ से क्या? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यहाँ पुट करिए तो y इक्वल टू यू साइन थीटा ऐसी, टी की जगह कितना था? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यही था ना। प्लस, इसको प्लस माइनस ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे लिखने में। प्लस माइनस 1/2 जी टी की जगह थीटा का स्क्वायर। चलेगा? थोड़ा जल्दी होगा, सबको करने दो। लास्ट चीज है बस, होने वाला है, ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू यू एक्स टेन थीटा। चलेगा? अच्छा यू तो कट जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। चलेगा? यू से यू कट गया और साइन अपॉन कॉस 10 होता है, प्लस माइनस हाफ, इसमें स्क्वायर होगा तो जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर,
और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, यही तो प्रूफ करना था, क्या था, पैराबोलिक प्रूफ करना है ना, और पैराबोलिक हो गया। क्यों हो गया पैराबोलिक? क्योंकि y एक तरफ है और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर है कि नहीं है बताओ, बस यही तो प्रूफ करता है और क्या हो गया, बस प्रूफ आपका काम है। ये आपका रिजल्ट आ गया, पहले ये लिखो, तो इसमें लिखेंगे हेयर y is a function of x square, here y is a function of x square which confirms the parabolic path, which confirm the parabolic path of the projectile, which confirm the parabolic path of the projectile. समझ में आ गया प्रोजेक्टाइल कैसे प्रूव करना है, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो कि ये भी एक कांस्टेंट ही है, बचा हुआ चीज, ठीक है। अब हैंड डालिए, ये नोट कर लिया सबने। अब चलते हैं ये करके सारी टर्म्स के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में अब यहाँ से कॉन्सेप्ट खोलेंगे। चल लिखिए हेडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, हैंड डालिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब कितना टाइम लगा आपको, ठीक है, ऊपर से नीचे आने में वापस, ठीक है, कितना टाइम लगता है पूरा में, ठीक है। चलिए शुरू करता है। थीटा एंगल भी बना हुआ है, चलो वैसे डायग्राम जैसे पिछला वाला बना था, करे शुरू। पेन नीचे रखिए, पहले सुनिए, अगर आप सुनेंगे तो आपसे हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो कभी भी नहीं होगा, सही बात है। तो यहाँ पे क्लास न्यूमेरिकल भी करे आपने इस पे कि अगर एक पेन है, ठीक है, एक बॉल है, तो पूरा ऊपर से नीचे आने में अगर 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, पूरा आने में कितना लगता है 6 सेकंड, तो सिर्फ ऊपर जाने में कितना लगेगा, आधा हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट यही है। हम पूरी फ्लाइट का टाइम तो कैलकुलेट करने बैठे हैं, लेकिन हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आधा निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, आधा निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, डबल, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, आइए। आधा मतलब यहाँ तक सिर्फ इतना मोशन की बात हो रही है, ठीक है। लिखिए, डायग्राम बनाइए, तभी समझ में आएगा एक करके। करिए शुरू, लिख लिया आप लोगों ने, बना लिया, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए आप। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस यहीं तक तो पहुंचना, खाली इस पॉइंट पे जो है, ए पॉइंट पे पहुंचने पर एक बात बताओ, ये मार्कर है, पेन है, इसकी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड थी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे 0। अगर इसके अंदर और वेलोसिटी होती तो और ऊपर जाता, पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, खत्म। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो वी वाई होगा 0, वी वाई फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो एट पॉइंट ए, ध्यान से देखना, ये एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी होती है ना ऊपर जाने की। अब देखो y को कंसीडर कर रहे हैं, हर जगह y y, कोई परेशानी इसमें। चलिए वी वाई तो 0 होगा, मैंने अभी समझाया कैसे होगा 0। अच्छा यू वाई की वैल्यू निकाली थी आपने, यू साइन थीटा टी आया था, सही। अरे चेक करो, ए वाई ऊपर जाने के लिए एक्सेलरेशन, कोई परेशानी इसमें किसी को, कोई ऐसी वैल्यू जो दिक्कत है बता दो, अभी बता दो आराम से, कुछ ऐसा जो परेशान कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास बना जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू आ गई टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये तो सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है ना, क्या हमें सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकालना है, नहीं, इसका डबल करना है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, डबल कर दो इसका, कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 u sin थीटा अपॉन जी। तो पहला फॉर्मूला समझ में आया कैसे आता है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेशन, 2 u sin थीटा अपॉन जी। अब न्यूमेरिकल के लिए ये काम करेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह ऐसे से हो जाते हैं बहुत इजीली, ठीक है।
तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना समझते हो। सबसे इजी न्यूमेरिकल होता है इसके, हद आसान न्यूमेरिकल, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए कैसे हो रहे हैं, ठीक है। नोट करिए बस जल्दी जल्दी। लिख लिया, आगे बढ़े। हो गया भाई, समझ आए? हटा दो। चलिए सेकंड डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट। आइए फिर से डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। मैक्सिमम हाइट मतलब इस हाइट की बात कर रहे हैं। ये अच्छा है। मैक्सिमम हाइट यही होती है, बोलो। मैक्सिमम यही होती है, कोई दिक्कत तो नहीं इसको लिखना है। मैं देखने के लिए थोड़ी यार, कैसे लिख ले, चेक करते हैं। मैक्सिमम हाइट देखते हैं। चलिए मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि ये कितने, जैसे आपने फुटबॉल पे किक करा होगा तो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा ना, जमीन से मैक्सिमम कितना ऊपर है। तो आपने ये निकालना है ये डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाली इक्वेशन लगाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। पढ़िए आपने इक्वेशन, हर जगह वाई वाई लगा दीजिए बस, क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर लो ना। मैक्सिमम हाइट वाई में तो देखोगे, वी वाई अभी बताया था, वी वाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। यू वाई कितना था, यू साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे होगा प्लस 2, ए की जगह कितना आएगा ऊपर जाने के लिए, प्लस जी माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना, ये हाइट की तो बात कर रहा है एच। यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। यहाँ से h की वैल्यू इधर बुलाओगे तो 2gh हो जाएगा, इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h की वैल्यू कितने आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पहला फॉर्मूला अच्छा वाला डन। इसी में हम रेंज पढ़ के भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। रेंज भी कहीं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। लिख लिया। अब रेंज क्या है, रेंज है कि आपने कितने दूर तक हिट करा, है ना, वही तो रेंज है। जैसे आपने देखा होगा जैवलिन थ्रोअर्स होते हैं ना, वो चाहे तो ऐसे सीधा हाथ से भी तो फेंक सकते हैं, वैसे हाथ टिल्ट क्यों करते हैं, ताकि वो एंगल दूर तक है। मतलब उनका टारगेट ये थोड़ी ऊपर फेंकना है, उनका टारगेट क्या है, दूर तक फेंकने का, ठीक है। जो जितनी दूर तक फेंकेगा उतना अच्छा थ्रोअर होता है, यही तो बात है, ठीक है। क्या बोले, प्रधानमंत्री होता है v इक्वल टू यू प्लस 80 एक्स एक्स एक्स, सही है। क्योंकि रेंज किस में देखी जाएगी, एक्स एक्सिस में देखी जाएगी ना। रेंज मतलब दूरी किस एक्सिस में देखी जाएगी, एक्स में। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, वी एक्स यू। ये इक्वेशन पता है आप लोगों को, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, मतलब इसमें तो ऐसा ही नहीं रहा, सॉरी। ये वाला लगा लो, ये वाला लगा, ये भी लगा लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है, यही लगा लो, आंसर आएगा और तुम टेंशन नहीं लेके बैठो। देखो क्या, रेंज भी नहीं होगा, वी से भी नहीं होगा, ये पता है क्यों नहीं होगा, इक्वेशन ये होगा सेकंड से होगा। रीजन ये क्योंकि वी आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता होती, ठीक है। कोई नहीं, ये एक्स एक्स लगा दो हर जगह, चलेगा ये। अब देखो x मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो इसी को तो हम रेंज बोल रहे हैं r। यू एक्स कितना है, यू cos थीटा टी टी प्लस ए एक्स तो 0 था ना,
तो वाली चीज तो जीरो होने वाली। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब टी की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू क्या थी, टी निकाला था आप लोगों ने, नहीं वो था 2u sin थीटा अपॉन जी। यहाँ पे आप पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करोगे ना, आप पूरा ऊपर से नीचे आ गए हो तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट रखोगे, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा आएगा। हाँ भाई मैथ्स वालों, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है sin टू थीटा का, तो यू स्क्वायर sin टू थीटा अपॉन जी। डन हो गया, हो गया। उसने तो पढ़ी है पर तेरे को तो यही नहीं पता 10 में था, तूने नहीं पढ़ी इसका मतलब। हो गया, फटाफट लिखिए। ठीक है, ये अलग है वो अलग है, फॉर्मूला दिख रहा है ना, फर्क दिख रहा है दोनों में। ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g वो जो sin कर स्टार्ट। चलिए अब बात करते हैं, एक ऐसी कॉन्सेप्ट है इजी सा, रेंज को मैक्सिमम करना है। रेंज किस पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, रेंज को क्या करना है मैक्सिमम। तो फटाफट देखो कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम आएगी, क्या आएगी मैक्सिमम, पता है सबको, ठीक है नॉर्मल सी बात है। फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला, इसको मैक्सिमम करना है, क्या करना है मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम तो बनाना आपको, वी वांट इट मैक्सिमम। अच्छा एक बात हो, रेंज को अगर मैक्सिमम करना है किस एंगल पे आएगा वो निकालना है, तो एक u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एंगल को तो छेड़ सकते हो खाली, है ना। अब हमें sin टू थीटा भी तो मैक्सिमम चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा ये मैक्सिमम। अब आप पढ़िए कि sin की सबसे बड़ी वैल्यू उसकी टेबल में किस पे आती है, 1 पे। sin की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आती है, 1 पे, 1 ही तो होती है। और ये भी किस एंगल पे आती है, sin 90 लिख सकते हैं इसको, कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपैरिजन 2 थीटा इक्वल टू 90 आएगा। यहाँ से थीटा कितना है, 90 अपॉन 2 कितना होता है 45, ऐसे प्रूव करेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री पे जो रेंज है वो क्या आती है मैक्सिमम, देखिए हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइनली सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से अच्छा इसका नाम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है हमेशा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ, यूनिफॉर्म मतलब यही तो होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, एक सेकंड बोलो। यूनिफॉर्म मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी सही में कांस्टेंट होती है, क्यों क्यों होती है, मैंने कहा कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती है, क्यों होती है। देखो अब सुनो इधर ध्यान से, कोई भी चीज जब मूव करती है, जैसे प्लेनेट मूव करते हैं या सर्कुलर मोशन मान के चले अगर, तो आप भी सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे होते हो, तो एक चीज तो कंफर्म है, फॉर एग्जांपल आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हो, किससे, जैसे घड़ी घूमते देख रहे हैं क्लॉक सोयूज की घूमती है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जरूर मूव करते हैं, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है। इसका रीजन ऐसा है कि आप एक बात बताइए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में अगर मान लो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस पॉइंट पे आपने देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है,
और हर एक पॉइंट पे ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही तो भाग रहा होगा, चाहे वो ए पॉइंट हो, चाहे वो बी पॉइंट हो, चाहे वो सी पॉइंट हो, चाहे वो डी पॉइंट हो, यही तो मतलब है, बराबर बराबर स्पीड से भाग रहे हैं। पर यहाँ पे रोल आता है डायरेक्शन का। ए पे जो अगर मान लो ये भाग रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे भाग रहा है, ठीक है, अगर मुझे ए पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है ना, मैं टेंजेंट क्या बनाऊंगा, टेंजेंट। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, टेंजेंट। एक टेंजेंट ये बना दी, एक ये बनाई, एक ये बनाई, ऐसे तो बनती है टेंजेंट, टच करती है। तो एक बात बताओ, क्या सबकी डायरेक्शन सेम है? इसीलिए ये मोशन यूनिफॉर्म स्पीड तो जरूर देता है, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं देता। बात आ गई समझ में? क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट छपा पहले दिमाग में कि इस वैल्यू तो बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, फर्क है इनकी डायरेक्शन, जिसकी वजह से वेलोसिटी सेम। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन। इन एवरी सर्कुलर मोशन, in every circular motion, velocity changes continuously. In every circular motion, velocity changes continuously, not because of magnitude, not because of magnitude, not because of magnitude, but due to the tangents, which give its direction, at every point, yeah, at each point, देखिए ये सर्कुलर मोशन का बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हैंड डालिए, एक लाइन लिखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अभी पता करा ना कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको आप बोल रहे हो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बात आई समझ में? अरे क्या सुन रहे हो, क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है जिसको आप कह रहे हो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। जनरली एक्सेलरेटेड मोशन कौन से होते हैं? जैसे वैल्यू चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम रखते हो ना, पर यहाँ वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो इसलिए कैसा मोशन होगा, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बात आ गई समझ में? तो लिख ले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एंड देयर इज सेंट्रीपिटल force, अब सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? तो कभी भी आप ध्यान से सुनिए, कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो एक फोर्स ऐसी जो सेंटर की तरफ आती है, टुवर्ड्स दी सेंटर काम करती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टुवर्ड्स द सेंटर आती है। ठीक है, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल होते है सेंटर से दूर की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल ही पढ़ना है, तो लिखिए डेफिनेशन, लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स की सिंपल डेफिनेशन लिखिए, a force acting towards the center, when object is in circular motion,
लिख लिया? ठीक है भाई, ऐसे में। अब फोर्स है तो भाई एक फॉर्मूला भी हो गई होगा, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स का mv² अपॉन आर। क्या होता है फॉर्मूला? mv² अपॉन, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलता तो एम हटा दो, फोर्स के अंदर मास और एक्सेलरेशन दोनों होते हैं ना, तो एम ए लिख देना, एम से एम कट दिया, ये एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो ना। लिखो नेक्स्ट, सी सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है बस। नेक्स्ट लिखिए, हैंड डालिए अगली, ये हटा दूं, लिखना तो नहीं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट। अब लिखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटी मोटी बातें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई आज तक तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा, अभी तक आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे सीधी, अभी तक आपने सीधा मोशन पढ़ा ना, अब अभी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं आपके लिए, इधर सुनोगे तो समझ में आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब, मान लीजिए एंगल इसने थीटा बनाया, ठीक है। अब कैसे हुआ होगा मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। कि एक ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट पे था, कौन से पॉइंट पे था? ए पे, ठीक है। ये ओ सेंटर है, ये धीरे धीरे इस रास्ते को फॉलो करा, सर्कुलर मोशन, और बी पॉइंट पे पहुंच गया। बात आई समझ में? क्या ये बिल्कुल सीधे रास्ते पे गया? नहीं, इसने आर्क बनाई, इधर देखो, लेट अस सपोज ये एल है, नोट करो एल है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, साथ साथ लिखते रहिए। फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा आप लोगों ने? एंगल कितना है? थीटा। आर्क कितनी है? आर्क की लेंथ एल, रेडियस आर, यहाँ से फॉर्मूला एल इक्वल टू थीटा आर। चलेगा फॉर्मूला? लिख लिया? थीटा जो हम कंसीडर करते हैं वो हम रेडियन में कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं? रेडियन में। यहाँ पे ये मत समझना एंगल को हम डिग्री में मान के चलेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में मान के चलते हैं, आगे जाके आपको हेल्प भी मिलेगी इस चीज की। तो जिस बच्चे को नहीं पता, अगर एंगल डिग्री में होता है और उसको किस में लाना है? रेडियन में, तो क्या करते हैं? किससे इंटू करते हैं भाई? बताओ भाई मैथ्स वालों। हाँ जी, बताना है, अगले जन्म में नहीं होता, ठीक है। डिग्री से रेडियन में पाई बाय 180, और रेडियन से डिग्री में 180 अपॉन पाई। नेक्स्ट लिखिए, खत्म करना है जल्दी जल्दी। अगला टॉपिक इसी के नीचे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है आपके पास फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वही होता है फर्क, और कुछ नहीं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था, अभी आपका था ना, ठीक है, अपॉन टाइम। ओमेगा होता है थीटा बाय टी, लिखिए बेटा। और यूनिट क्या आएगी? एंगल किस में माना अभी आपने, बताओ? रेडियन, और नीचे सेकंड है, तो यूनिट क्या आएगी? रेडियन पर सेकंड, लिखिए साथ साथ। अगला टाइम पीरियड, ठीक है, ये भी सिंपल है। अगर एक पूरा सर्कल की बात करूं, रेडियस आर है, पूरा चक्कर मारा उसने सर्कल का, तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड v, स्पीड नॉर्मल वाली, ठीक है, सही है। हो गया? अगला लिखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक रिलेशन आता है यहाँ पे,
जिसको आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा शायद, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ करके एक फॉर्मूला आता है, ठीक, कैसा है वो ध्यान दीजिए, है तो वैसे बहुत सिंपल। अगर ये पूरे चक्कर की बात करूं, पूरा चक्कर घूम गया, ठीक है, फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ओमेगा का फॉर्मूला आपने खुद लिखा था ना, थीटा बाई टी लिखा था फॉर्मूला, थीटा तो 2 पाई नहीं हो जाएगा पूरे एक चक्कर के लिए, पूरे चक्कर के लिए थीटा कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 को रेडियन में चेंज करा 2 पाई आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी का, ठीक है, अपॉन टी, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं, और 1/t आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो बन गया 2 पाई खत्म ओमेगा का फॉर्मूला। तो कभी एग्जाम में पूछता है रिलेशन, तो ये ऐसा डिराइव करना है कैसे, हो गया क्लियर। अगला एक डेरिवेशन आती है, अगर एग्जांपल रिलेशन, छोटी सी एक गंदी सी डेरिवेशन, इजी से मतलब रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनके बीच में रिलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा करके फॉर्मूला आता है ना, कैसा है देखिए, इजी सा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी करोगे हो जाएगा, ये करके सारे फॉर्मूले, सबसे पहले थीटा इक्वल टू एल बाय आर लिखा था आपने फॉर्मूला, चलेगा ये फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, इसके बाद ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है फॉर्मूला, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई सॉरी थीटा इक्वल एल बाय आर टी, चलेगा, लिखते रहिए फटाफट लिखो, एल इक्वल टू आर थीटा, लिख लिया ना, बाद में बोलना, अगर मैं बात करूं लीनियर स्पीड की, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू v से नोट करेंगे पहले तो, स्पीड इसका फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है l अपॉन टाइम, चलेगा ये तो है l अपॉन टी, तो l अपॉन टी की जगह हम v रख सकते हैं, तो ओमेगा आ गया, देखो फॉर्मूला l बाई टी क्या होता है अभी बताया आपको, देखो l बाई टी क्या है v, तो v बाय r, यहाँ से फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू r, कॉन्सेप्ट खत्म, यही तो रिलेशन है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है, पहला फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाई टी आप सबके सामने, थीटा की वैल्यू पुट करिए, एल बाई आर टी हो गया, एल बाई आर किसके, एल बाई टी किसके बराबर है, वी के, खत्म, इसी रिलेशन तो, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह बहुत हेल्प करेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी पढ़ के खत्म कर दो, सिंबल क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है ना, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t, सही है, देखिए, और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी तो रेडियन पर सेकंड है, इसकी पर सेकंड एक और आ जाएगा, होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट तो बहुत सिंपल भी है वैसे, डन। अब एक बार फटाफट एक चीज देखो, फटाफट काम खत्म करते हैं, ताकि कनेक्ट कर पाओ आप चीजों को, अगर कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे फिर तो दिक्कत आ जाएगी। पहले हमने पढ़ा सबसे बेसिक फॉर्मूला,
ये आपको पता होना चाहिए, एंग इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से यही से कहानी स्टार्ट हुई। दूसरा आपने पढ़ा ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, पढ़ा है फॉर्मूला, आना है फॉर्मूला। दूसरा अब ध्यान देना, v हो a हो, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन। तो v हो या a हो, दोनों के दोनों इसका रिलेशन r ओमेगा होता है, इसका होता है r अल्फा, ठीक है। ये दोनों v इक्वल टू r ओमेगा और v इक्वल टू r अल्फा, खत्म। और कोई रिलेशन दिक्कत? किसी कोई ऐसा यूनिट में डाउट, किसी में डाउट देख लो। कोई परेशानी बताओ। एक गंदा सा क्वेश्चन कर लो फटाफट, सीधा मैं डाटा बोल दूं, कर दोगे? न्यूमेरिकल, मास 10 केजी, एम 10 केजी, मास 10 केजी, मास 10 केजी। सुन लो क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.40 मीटर, डायमीटर 0.40, तो रेडियस कितना हुआ यार? सुना करना एक बार में, डायमीटर 0.40 मीटर, रेडियस करो उसका कन्वर्ट, मेकिंग 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मेकिंग 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। कर स्टार्ट। न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा था, मास 10 केजी, रेडियस कितना मीटर, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1000 रिवॉल्यूशन है पर मिनट में, हर एक मिनट में ना। अब इसको समझो ब्रेकआउट कैसे करते हैं, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। 1000 रिवॉल्यूशन का क्या अर्थ है, 1000 पर सेकंड निकालना है, तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे ना, क्योंकि हम तो पर सेकंड में काम करते हैं ना, सबको पता है ये बात, तभी तो पर सेकंड में आएगा। कितना कटेगा, कितना आएगा, 0 0, ये 2 से काटो, 50/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, सही है। मैं आपको चाहूँ डायरेक्ट भी आ सकता हूँ, ऐसा वाला v इक्वल टू आर ओमेगा वाला, और कर लो। आर को, आर की वैल्यू पता है, ओमेगा भी आपको पता है, फॉर्मूला 2 पाई एफ लिखा है, हो जाएगा सवाल। तो एफ की वैल्यू दी तो दी 50/3, समझ में आया। पर आप यहाँ से पता है थीटा से भी कर सकते हो, सिंपल है। एक बात मुझे समझाओ, अगर फ्रीक्वेंसी 50/3 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है, एक पूरा चक्कर, तो एक चक्कर में कितना बनता है 2 पाई, तो थीटा अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 50/3 को 2 पाई से इंटू कर देना बस, क्योंकि एक चक्कर में कितना बना 50/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50/3 चक्कर मारे, यही तो मतलब है, ठीक है। तो थीटा निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक सेकंड वो आ जाएगा थीटा, ठीक है। अगर करना है तो ऐसे, या फिर डायरेक्ट करना है तो ये वैल्यू फॉर्मूला आपको दे रखा है मैंने, इसी से हो जाएगा ना। आर कितना था, 0.20 था, 2 ऐसी पाई की वैल्यू रख लोगे, कितनी होती पाई की वैल्यू, एफ कितना है 50/3, रख दो, आ जाएगा। क्लियर। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकलेगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ए का फॉर्मूला क्या था, अरे ए का फॉर्मूला क्या था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन r नहीं हो जाएगा, क्या हो यार तुम। हो जाएगा, ये v पता है, v वो निकाल दिया, r यहाँ से यही रखा, हो जाएगा फॉर्मूला एक्सेलरेशन। छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल करने में
पूरा हो गया खत्म चैप्टर, मोशन ना प्लेन में और कुछ नहीं था, ठीक है।